जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा सवाल राज्यसभा में पेंशनर की शिकायतें हल करने के संबंध में सीपी ग्राम के जरिए। जी हां दोस्तों, कुछ सांसदों द्वारा राज्यसभा में पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कुछ सवाल पूछे गए। जो पेंशनर्स सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है या फिर पेंशन मंत्रालय द्वारा पेंशन अदालतें लगाई जाती हैं? तो दोस्तों कुछ सवाल पूछे गए पेंशन राज्य मंत्री से। अब जवाब क्या दिया, इसकी पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा। क्या जो आप शिकायतें डालते हैं सीपी ग्राम में पेंशन से संबंधित अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, क्या आपकी शिकायतें सुनी जाती हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? आप फीडबैक भी दीजिएगा। तो दोस्तों जवाब क्या दिया है, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कोरोना के समय जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था, उसे फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए, पेंशनर्स का कहना है। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है, इनका मेरे पास कमेंट आया यूट्यूब के वीडियो पर, जिसमें इन्होंने कहा, एक सुझाव दिया है। इन पेंशनर का नाम है अनिल मिश्रा जी। सुझाव काफी अच्छा है, अगर सरकार मान ले तो आपका फिटनेस फैक्टर 2.50 से ऊपर चला जाएगा। अब इन्होंने क्या सुझाव दिया, कोरोना के समय जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था, अगर फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया 18 महीने का जो आपका डीएडीआर रोका गया था पहले, अगर उस डीएडीआर को फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाए, कैलकुलेशन में जोड़ा जाए, तब दोस्तों फिटनेस फैक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों क्या यह सुझाव सही है? अगर ऐसा होता है तब आपका कितना फिटनेस फैक्टर होगा? तो दोस्तों इनका जो सुझाव है इस पर बात करेंगे आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सही ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा सवाल राज्यसभा में पेंशनर की शिकायतें हल करने के संबंध में सीपी ग्राम के जरिए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सवाल पूछा गया पेंशन राज्य मंत्री से। सवाल कब पूछा गया था? 12 मार्च 2026 को। अब दोस्तों जवाब क्या दिया, सवाल क्या पूछा, यह मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया, क्या राज्यों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है पेंशन मंत्रालय की तरफ से? कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है? जी हां दोस्तों, कितनी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है सीपी ग्राम के जरिए? कितने पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? अब दोस्तों पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? 6 मार्च 2026 तक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने, यानी कि पेंशन मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के पेंशन भोगियों से संबंधित 15 पेंशन अदालतों का आयोजन किया। जी हां दोस्तों, यानी कुल 15 पेंशन अदालतें लगाई गई डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा, पेंशन मंत्रालय के द्वारा। इन अदालतों में सीपी ग्राम पोर्टल पर लंबे समय से लंबित पेंडिंग 27,812 शिकायतों पर विचार किया गया, और इस प्रभावी पहल के माध्यम से
19,948 मामलों का मौके पर ही सफलतापूर्वक समाधान किया गया। जी हाँ दोस्तों कुछ शिकायतें ऑनलाइन भी सुनी जाती हैं, ऑनलाइन तरीके से, और दोस्तों उसका निवारण एट ए टाइम कर दिया जाता है। और कुछ शिकायतें सुनी जाती हैं जिसका पीरियड 30 दिन का होता है, महीने भर का होता है। तो दोस्तों उनकी शिकायतें भी सुनी जाती हैं पेंशनर की। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पेंशनर की शिकायतों का निवारण किया जाता है, ऐसा पेंशन मंत्रालय का कहना है। तो दोस्तों कुछ शिकायतें यहां पे सुनी गई और जो पेंडिंग में थी शिकायतें पेंशनर की, उनका निवारण भी करा गया। शेष शिकायतों का भी अनुवर्ती बैठकों और निगरानी के माध्यम से निवारण किया गया या फिर उन्हें अंतिम रूप दिया गया। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स अपना फीडबैक देते हैं कि सीपी ग्राम बहुत ही अच्छा पोर्टल है, यानी हमारा फ्री में ही सब काम हो जाता है, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जो हमारी प्रॉब्लम है पेंशन में वो सुनी जाती है। तो दोस्तों आप भी फीडबैक दीजिए, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सीपी ग्राम के जरिए? अगर आप शिकायत डालते हैं और कितने दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जरा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। ये पेंशन अदालतें हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाती है। जी दोस्तों जो इसकी प्रक्रिया है वो है हाइब्रिड मोड की। कई बार वर्चुअल तरीके से ये अदालतें लगाई जाती हैं और एट ए टाइम पेंशन की समस्या सुनी जाती है, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीके से, जिससे पेंशन भोगी इनमें भाग ले पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और अपनी शिकायतों को समय पर तथा प्रभावी ढंग से हल करवाने के लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। तो दोस्तों इनका कहना है कि सीपी ग्राम के थ्रू बिल्कुल शिकायतें सुनी जा रही हैं और उनका हल किया जा रहा है पेंशनर से संबंधित। तो दोस्तों क्या ऐसा हो रहा है? आपकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है? क्या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो रहा है सीपी ग्राम के माध्यम से, जो आप शिकायतें डालते हैं पेंशन से संबंधित? जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा, ताकि दोस्तों आपका फीडबैक लिया जा सके। तो दोस्तों ये जानकारी दी है पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीपी ग्राम से संबंधित पेंशनर की शिकायतों से संबंधित। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एक पेंशनर का सुझाव। जी हां दोस्तों, अनिल मिश्रा जी ने एक सुझाव दिया है कि किस तरीके से फिटनेस फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने किया है जिक्र 18 महीने के डीएडीआर का, जो आपको पहले नहीं मिला। कोरोना के समय जो 18 महीने का डीए रोका गया था या फिर डीआर रोका गया था, फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, इनका कहना है जो आपका पहले डीएडीआर रोका गया था कोरोना पीरियड का 21%, 24% और 28% डीएडीआर, उसको फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए, तब फिटनेस फैक्टर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों क्या यह सुझाव सरकार मानेगी? क्या यह सुझाव वेतन आयोग मानेगा? इस पर चर्चा करेंगे और यह सुझाव क्या वैलिड है, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सुझाव तो वैसे अच्छा है, सुझाव काफी अच्छा है। अगर मान लिया जाए तो 2.50 से ऊपर का फिटनेस फैक्टर आपको मिल जाएगा, अगर यह सुझाव माना जाता है। अब दोस्तों इस पूरे सुझाव की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि जो इन्होंने कहा है क्या वो वैलिड है, और अगर होता है तो किस तरीके से होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा। कोरोना के समय जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था, उसे फिटनेस फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए, पेंशनर का कहना है। क्या यह संभव है? क्या यह पॉसिबल है? जैसा आपको पता है जनवरी 2026 से आपको डीएडीआर मिलेगा 60%, तो 60% डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटनेस फैक्टर 1.92 बनता है। इसकी जानकारी परसों वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से। अब इनका कहना है कि जो कोरोना टाइम पे डीएडीआर रोका गया, अगर वो डीएडीआर फिटनेस फैक्टर में इंक्लूड कर दिया जाए तब फिटनेस फैक्टर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि 18 महीने का जो आपका डीएडीआर रोका गया उसका परसेंटेज कितना था, कौन सा आपका डीएडीआर रोका गया था कोरोना पीरियड का। पहले आप ये समझिए, पीरियड है 1/1/2020 से 30 जून 2020,
आपका 21% डीएडीआर रोका गया था। फिर अगले 6 महीने के लिए 1 जुलाई 2020 से और 31/12/2020 का 24% आपका डीएडीआर रोका गया था। यह आपको पहले नहीं मिला पेंशन पे। फिर 1/1/2021 से 30 जून 2021 के बीच का कितना 28% डीएडीआर, यह भी आपको नहीं मिला। यानी टोटल 18 महीने 1/1/2020 से 30 जून 2021 तक, यानी 21%, 24% और 28% डीएडीआर आपका रोक लिया था पहले, क्योंकि उस टाइम कोरोना पीरियड था। इस वजह से सरकार ने इसे जरूरी नहीं समझा देना। हालांकि बाद में ग्रेजुएटी पर और लीव इनकैशमेंट पे इसका फायदा आपको दे दिया, लेकिन पेंशन का एरियर नहीं दिया 21, 24 और 28% के हिसाब से। खैर वो बात अलग है, लेकिन अब इन पेंशनर का सुझाव है कि 21%, 24% और 28% इसको फिटमेंट फैक्टर की गणना में जोड़ दिया जाए। जो अभी आपका डीएडीआर होगा वो 60% होगा। तो 7 सीपीसी में ज्यादा तो डीएडीआर है नहीं, सिर्फ 60% है। तो 100% से ऊपर पहुंचाने के लिए 60% में डीएडीआर 21, 24 और 28% को जोड़ दिया जाए, तब टोटल डीएडीआर 100% से ऊपर पहुंच जाएगा और तब उसे फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन में लिया जाए। अब दोस्तों ये होगा कैसे, जरा ये मैं आपको समझा देता हूं, फिर लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होता है डीएडीआर के परसेंटेज पर और सरकार की वृद्धि पर। यह भी मैंने आपको समझाया था परसों वाले वीडियो में। फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीएडीआर 60% पे और फिर सरकार का इंक्रीजमेंट जोड़ा जाएगा कि सरकार कितना पे पेंशन बढ़ाती है। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो डीएडीआर का परसेंटेज और दूसरा सरकार की वृद्धि पर। डीएडीआर 60% को आधार माना जाएगा, उसमें सरकार का पेंशन पे सैलरी बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। इनका कहना है, जी हां दोस्तों, अब जो ये सुझाव दिया है, अब इन पेंशनर का कहना है कि 60% डीएडीआर में 21%, 24% और 28% डीएडीआर जोड़ दिया जाए, तब टोटल 133% डीएडीआर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए। जी हां दोस्तों, अब इनका कहना है कि जनवरी 2026 से जो 60% डीएडीआर मिलेगा, तो ये तो बहुत कम है और इसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर भी बहुत कम बन रहा है, 1.92 बन रहा है। तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए डीएडीआर में ज्यादा वृद्धि कर दी जाए, यानी जो कोरोना टाइम पे आपका डीएडीआर रोका गया 21, 24 और 28%, इन तीनों को जोड़ दिया जाए 60% डीएडीआर में, तब टोटल बन जाएगा डीए 133% और तब फिटमेंट फैक्टर में इसको लगाया जाए। अगर ऐसा हो तब कितना फिटमेंट फैक्टर आपका बनेगा, यानी दोस्तों 133 प्लस 100 और फिर डिवाइडेड बाई 100, तो दोस्तों ये टोटल आएगा 2.33। और फिर अगर सरकार का परसेंटेज जोड़े 20%, तो दोस्तों ये आएगा 0.32। तो दोनों का टोटल करेंगे तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा 2.65। तो दोस्तों इसी की डिमांड ये कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 60% के हिसाब से तो ज्यादा नहीं बन रहा, लेकिन अगर टोटल डीए को बढ़ा दिया जाए तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा। 7 सीपीसी में 2.57 मिला था, 8 सीपीसी में मिल जाएगा 2.65, इस तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इनकी क्या मांग है, क्या सुझाव इन्होंने दिया। अगर डीएडीआर को बढ़ा दिया जाए तो फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। लॉजिकल पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अब क्या सरकार या फिर वेतन आयोग इस बात को एक्सेप्ट करेगा, यह मैं आपको समझा रहा हूं अगले पॉइंट में। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, ऐसा होगा नहीं। जी हां दोस्तों, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीएडीआर 28% से सरकार ने आगे बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, अगर आप लॉजिकली समझे, डीएडीआर आपका 28% से सरकार ने आगे बढ़ाया है। जैसे 31%,
28% के बाद सरकार ने किया 31%, और ये आपको पेंशन पे मिला। फिर 34% मिला, फिर 38% मिला, फिर 42% मिला, फिर 46%, फिर 50, एक 2024 से, फिर 53%, फिर 55 और फिर 58 जो आप अभी ले रहे हैं, और जनवरी 2026 से मिलेगा आपको 60%। डीएडीआर 60% में अलग से नहीं जुड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपका ये डीएडीआर कंटिन्यू है, खाली 21, 24, 28% आपको पेंशन पे नहीं मिला, लेकिन कंटिन्यू डीएडीआर आपका बढ़ रहा है हर एक 6-6 महीने में। अब दोस्तों क्या लिखा है आगे, क्योंकि शुरू से कंटिन्यू चल रहा है आपका डीएडीआर, तब डीएडीआर 60% पहुंचा है। अगर आप 1/1/16 से डीएडीआर के आंकड़े उठा के देखें, 1/1/16 से लेके और 1/1/2026 तक, खाली बीच में 21, 24, 28% आपको नहीं दिया गया, सीधा 17% के बाद 31% आपको दिया गया। जी हां दोस्तों, 17% के बाद सीधा 31% दिया। पहले आपको 17% मिल रहा था, फिर डायरेक्ट 31% आया, यानी बीच का आपको डीएडीआर नहीं दिया। तो दोस्तों इस वजह से 60% में 21, 24, 28% नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, सुझाव अच्छा है लेकिन ऐसा होगा नहीं। कंटिन्यू आपका डीएडीआर चला है, डीएडीआर 60% पहुंचा है, भले ही कम है, लेकिन अलग से डीएडीआर कोरोना पीरियड का 21, 24, 28% नहीं जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है, बाकी आपका अपना विचार क्या है, आपका अपना सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुझाव इन्होंने दिया और मैंने आपको बताया क्या ये सुझाव पॉसिबल है या फिर नहीं है। बाकी आप अपने विचार कमेंट रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।